नीतीश कुमार पर आप हमलावर रहे, आप हमारे दो तीन सवाल थे। तस्करी हो रहा था बांग्लादेश और नेपाल पर। भ्रष्टाचार है और उसके सरदार हम हैं। मंत्री यहाँ चपरासी के बराबर है बिहार में। सभी लोग हम लोग राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की। बिहार जो किसी न किसी कारण से हमेशा चर्चा में रहता है। मई के आखिरी सप्ताह में यूपीएससी का रिजल्ट आया तो इस वजह से चर्चा में था कि टॉप 3 में दो लड़कियां बिहार की हैं। और जून के पहले हफ्ते में एक अलग ही कारणों से चर्चा में आ गया, और वह कारण जाहिर है अच्छा नहीं था। एक पुल 1 साल के अंदर 2 बार गिर गया, और भ्रष्टाचार की वजह से बिहार जो है देश दुनिया में जून के पहले हफ्ते में छाया। तो आज हमारे साथ बिहार की स्थिति पर बात करने के लिए हैं सुधाकर सिंह जी। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुधाकर जी बिहार की सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, और मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में। और खास बात ये रही कि इन्होंने जो मंत्री पद छोड़ा वह भ्रष्टाचार का मुद्दा उजागर करते हुए छोड़ा। जब ये कृषि विभाग में मंत्री थे तो अपने विभाग में भ्रष्टाचार की बात करते हुए कहा कि मैं चोरों का सरदार हूं। और उसके बाद जो स्थिति बनी उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। तो सुधाकर जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो पुल गिरा है बिहार में, इसमें भ्रष्टाचार है, इसका सरदार किसको मानेंगे आप? देखिए, राज्य में अगर भ्रष्टाचार है, अगर कहीं से सत्यापित हो रहा है, अगर नहीं भी सत्यापित हो रहा, अगर भ्रष्टाचार है, तो राज्य के प्रमुख की दायित्व तो बनते हैं कि ऐसे मामलों में जांच करके कठोर कार्रवाई करे। क्योंकि लंबे समय से कई बार इस तरह की भ्रष्टाचारी है, उनका मन बढ़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि राज्य स्तर पे इनको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है शीर्ष से, इसीलिए उनका मन बढ़ा हुआ है। और इसका दुष्परिणाम सब लोग देख रहे हैं। तो ये जो मुखिया हैं, ये आपकी पार्टी के नेता हैं, इस विभाग के पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव के पास है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? उन्होंने, देखिए, ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो पुल का निर्माण का जब डीपीआर बना था, टेंडर हुआ था, या उसको कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुआ था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, भाजपा के साथ जो गठबंधन में, विभाग हमेशा भाजपा के पास रहा। और ये दूसरी बार यही पुल गिरा। तो पहली बार जो गिरा पुल, तो वह भी उस समय भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे। अगर उन्होंने कार्रवाई की होती तो ये दिन नहीं देखना होता। इस बार जब गिरा तो तेजस्वी जी ने सीधे जिम्मेदारी लेते हुए पहली बार इतिहास में इन्होंने आदेश किया कि जो पुल निर्माण करने वाली जो एजेंसी है, उसी पैसे में दोबारा तोड़कर बनाएगी। उसके लिए अतिरिक्त एक भी पैसे का हम प्रावधान नहीं करेंगे। यह दंड दिया गया। यह पहली बार हुआ इस तरह का आर्थिक दंड। तो ये उचित निर्णय था, समयानुकूल था, क्योंकि बिहार की जनता का पैसा है, पैसा को रिकवर भी करना था। इसके आगे जो कार्रवाई करना है कि कंपनी बिहार में आगे काम न करे, इसके लिए कैबिनेट में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि जो अगर इसमें भ्रष्टाचार है तो उसको खत्म करने के लिए जो ये तरीका है कि ठीक है, आपने खराब बनाया और टूट गया तो आप उसकी भरपाई कर दीजिए और फिर बनाते रहिए, और भी ठेके लीजिए, या और भी जो राज्य में ठेके हैं आपके पास वो सब बनाते रहिए, तो ये ठीक प्रोसेस है भ्रष्टाचार को जी नहीं। काउंटर करने का? नहीं, मैं मेरी बात समझाने में विफल रहा। जो पैसा उन्होंने लिया है अभी तक, उस पैसे का रिकवरी चाहिए राज्य को। हम इसलिए उसको नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि उसने गड़बड़ी कर दिया, इसीलिए वो लेके पैसा चला जाए, ये हम इस आधार पे नहीं छोड़ सकते। हमारा उस पैसे में दोबारा और निर्माण कर दे उस पुल को, ये मैं कहा। दूसरा काम अलॉट नहीं होना चाहिए, ये एक अलग सवाल है। और निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में दूसरा काम अलॉट नहीं होता है, ये कानून कहता है। लेकिन अब बिहार में क्या करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? अब इस बारे में वही बताएंगे कि उसको दोबारा काम देंगे या नहीं देंगे। हमारी मान्यता है कि दोबारा काम नहीं मिलना चाहिए उस कंपनी। जी। अच्छा, जब कहा था कि हम चोरों के सरदार हैं, तो आपने अपने मंत्रालय में भ्रष्टाचार को
फर्स्ट हैंड महसूस किया था कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, चूंकि आप मंत्री थे। तो आप ये बताइए कि किस तरह से चल रहा था भ्रष्टाचार, कैसे आपको लगा कि सरदार हम हैं। देखिए, बहुत सारा साधारण है। जब आपके सामने जब आंकड़े हों विभाग के प्रमुख के तौर पे, तो आप हर जगह नहीं जा पाते हैं स्थल निरीक्षण में। लेकिन जब आंकड़े में ही हेरा फेरी हो, तो प्रथम दृष्टया यहीं से शुरू होता है जांच का काम। हमारे दो तीन सवाल थे कि हमारे पास बिहार में केवल 3.5% कल्टीवेटेड एरिया है, लेकिन हम जो फर्टिलाइजर जो हम ले रहे हैं वो करीब 12% ले रहे हैं। तो हम चौगुना हम उपयोग कर रहे हैं बिहार में फर्टिलाइजर का, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। सत्य बात यह है कि वह फर्टिलाइजर हम ऑन पेपर जरूर ले रहे हैं, लेकिन वह ज्यादातर वो फर्टिलाइजर स्पिल कर रहा था, तस्करी हो रहा था बांग्लादेश और नेपाल पर। आप देखेंगे क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को, तो उसमें सैकड़ों आपको दस्तावेज मिलेंगे एफआईआर का, फर्टिलाइजर का। और कई स्तरों पे आप देखते होंगे कि इस फर्टिलाइजर के तस्करी होने से हमारा उत्पादन प्रभावित हो रहा था। 2012 में कृषि रोड मैप 2 आया। उस समय हमारा बिहार का उत्पादन था खाद्यान्न का 1 करोड़ 79 लाख टन। और 2022 में 3,10,000 करोड़ खर्च करने के बाद हमारा उत्पादन 1 लाख टन घट गया। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि पैसे का कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। आखिर उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा? और जब उत्पादन नहीं बढ़ा तो हम निवेश क्यों कर रहे हैं? ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हम एक तरफ से हम इनपुट हम 4 गुना खर्च कर रहे हैं और आउटपुट हम राष्ट्रीय औसत से आधे पर है। अगर हम प्रति हेक्टेयर हम चावल के उत्पादन को देखें, गेहूं के उत्पादन को देखें, तो पंजाब के मुकाबले हम आधे पर पड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सभी स्तरों पे अगर आप देखिएगा तो भयानक भ्रष्टाचार था, कल्पना से परे था। आपके डेटा, जितने डेटा थे डिपार्टमेंट के, वो प्रूफ कर रहे थे। जिस एरिया में फर्टिलाइजर, जिस एरिया में बांका जमुई के इलाके में सूखा पड़ा हुआ था, 25% रोपनी हुआ था, वहां भी हम 3 गुना फर्टिलाइजर भेज रहे थे। तो ये तो स्वाभाविक था कि हम राज्य के स्तर पे मिली भगत थी, पूरे डिपार्टमेंट का अराजकता का केंद्र था, सारे अधिकारी। और मैं राजनेता के तौर पे भी मानता हूं कि अगर मैं इसको नहीं देख रहा हूं तो मैं भी इसमें मिला हूं। हमने तो यही बात कहा। तो इसमें नाराज होने का जो विषय था, नाराजगी से जाहिर हो गया कि हमारे ऊपर शीर्ष स्तर पे ये प्रश्रय दिया जा रहा है, बातों को सुना नहीं जा रहा, प्रश्रय दिया जा रहा है। मैंने कहा था कि बताइए, बिहार के किसानों की कृषि आय सबसे कम है, ग्रामीण आय इस देश में सबसे कम है। पर हमारे ग्रामीण आय प्रति व्यक्ति राज्य में 4500-4300 रुपए है प्रति महीना। वहीं पंजाब में 19 शेयर 20 शेयर है। तो 5 गुना हमारी आमदनी पंजाब के किसानों की ज्यादा है बिहार से। क्यों? क्योंकि उनका उत्पादन हो रहा है, और जो उत्पादित माल है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बिक रहा है, या कहीं कहीं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर बिक रहा है पंजाब में। बिहार में डिस्ट्रेस सेल है, यहाँ पे एक संस्थागत करप्शन है। आप जानते हैं बिहार में एक टैक्स एजेंसी होती है धान और गेहूं खरीदने के लिए, वो संगठित रूप से किसानों को लूटता है मिल करके। अपनी ही सरकार अपने ही किसानों को लुटवाए, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है बिहार में? आप गूगल करके देख लीजिए, प्रति धान के मामले में, चावल के मामले में 1700 रुपया टन हमारा, 1700 रुपया हमारा क्विंटल बिक रहा है बिहार में एवरेज। वहीं पंजाब में 2300 रुपया क्विंटल बिक रहा है। 600 रुपया क्विंटल कैसे अंतर आ गया? एमएसपी तो पंजाब में भी है, बिहार में भी है। तो ये पूरा जो खेल है ये आंकड़े से सत्यापित है। हम, मैं कहूं या ना कहूं, मीडिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो उस आंकड़ों के जरिए सत्यापित कर लेगा। हम्म। तो आपके पास एक मौका आया था कि आप स्थिति को बदल सकते थे, लेकिन आपने खुलेआम इसका पब्लिकली ऐलान करके कि भ्रष्टाचार है और उसके सरदार हम हैं, और आपने एक दुश्मनी ले ली मूल सरकार से, मुख्यमंत्री से, और फिर आपने पद छोड़ दिया। तो आप को ये नहीं लगा कि जो मंत्री, सिस्टम में गड़बड़ी है उसको हम सही करें पहले, बजाय इसको पब्लिक करने के? वो तो सेकेंड स्टेज था ना जब मेरी बात नहीं सुनी गई। फर्स्ट स्टेज नहीं था ना, वो तो सेकेंड स्टेज था जब नहीं सुनी गई। फर्स्ट स्टेज में तो मैंने लिख के दिया ना डिपार्टमेंट में कि फला फला गड़बड़ी है, इसको ठीक करिए, फला जगह जांच करिए। हमने तो लिखा है, मेरे मार्कशीट है। वो एक नहीं है, सैकड़ों है। 45 दिन ही रहा मैं मंत्री, मेरे को प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं मिला, हम अपने हाथ से लिखना पड़ता था। अब इससे बड़ा क्या विडंबना होगा कि मैं राज्य का कैबिनेट मंत्री हूँ, मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं मिला था। मुझे अपने से फाइल टाइप करना होता था, सारे चिट्ठी बनाने पड़ते थे। फिर भी आप देख लीजिए, सैकड़ों हमने दिया, और सैकड़ों निर्देश के बाद जब पालन नहीं हुआ तो यही हाल है पूरा। आप देख लीजिए जैसे पूल में हुआ, आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं।
कि वहां पहली बार पुल गिरा, फिर भी दूसरी बार काम चल रहा था। ये कौन इसके लिए दोषी है, जिम्मेदार है? अब जिम्मेदारी कौन जिम्मेदार है, ये साबित होना बाकी रह गया। मेरे बयान को आप यथार्थ को समझिए, तो आज तो प्रूफ हो गया बिहार में। जो मैं कह रहा था कि नहीं, जो भी कुछ गड़बड़ी है वो ऊपर है। मंत्री यहाँ चपरासी के बराबर है बिहार में, नाम मात्र के मंत्री हैं। खुद आज भाजपा ने आरोप लगाया कि नहीं, हमारे मंत्रियों की कोई बात नहीं सुनी जाती। फिर भी 18 साल रहे भाजपा के लोग उनके साथ। नीतीश कुमार इनको भगाया, वो नहीं भागे। ये सुधारने के नाम पे 18 साल से नीतीश के साथ खड़े थे। आप 100 साल खड़ा रहिएगा, नहीं सुधरेगा बिहार। सुधारने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए राजनेता के तौर पे। वो प्रतिबद्धता नहीं है राजनेताओं में बिहार में। मैं आरोप लगा रहा हूं सभी पर। पद से बदलाव नहीं होता, कमिटमेंट से बदलाव होता है। और कमिटमेंट है, एक दिन रहेंगे चाहे 100 साल रहेंगे, हम निर्णय न्याय के साथ करेंगे। नहीं तो हम उस पद को खाली करेंगे, कोई नया आदमी आके बैठेगा उस पद पर। तो ये नया कमिटमेंट जैसे मर्जी चलाए। ये कमिटमेंट की बात आप किसी एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं या बिहार के सारे नेताओं के लिए कर रहे हैं? अब मैं दुखी हूं इस बात को लेकर के कि कमिटमेंट उस स्तर पे 99% लोगों में नहीं। मैं दुखी मन से कह रहा हूं कि 99% राजनेताओं में कमिटमेंट नहीं है बिहार के स्तर पे। सभी लोग, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, हम समाधान की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हम अब आप मेरे पर भी सवाल करेगा कि आपने क्या समाधान प्रस्तुत किया। तो मंत्री को सबसे बड़ा पावर है लिखने का। वापसी पीठ पत्र बोलते हैं, पीले कागज पे लिखा जाता है। हमने 45 दिन में सैकड़ों लिखा, हमने डायरेक्शन सैकड़ों हमने दिया। कार्यवाही जीरो देखा, इसीलिए हम चलता हो गए, पद से विदा हो गए। तो आप कह रहे हैं कि आपको मंत्री बना दिया गया लेकिन कोई पावर नहीं दिया और ना कोई आपकी बात सुनी गई। जी, ये तो बात सत्य है। अच्छा, तो जैसे ये आप पहली बार विधायक बने और पहली बार आपको विधायक बनते ही मंत्री भी बना दिया गया, तो ऐसा क्यों लगता है कि आपको ये पद दिया गया और फिर अधिकार नहीं दिया गया? तो मंत्री किस तरह से बने आप, उसके पीछे क्या फैक्टर था? अब ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार जीता तो बना मंत्री। और भी कैबिनेट में मंत्री थे जो पहली बार जीत के आए थे, बने। हाँ हाँ, आधा बट दर्जन पहली बार जो बन के आया जीते हुए बने थे मंत्री। जी, बट आपको क्या आपके केस में क्या ऐसा रहा जो आपको मंत्री बनाया गया? अब ये जो कारण हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा आपको मंत्री बनना है, तो मैंने मंत्री बन गया। मैं तो मना किया था कि मैं नया आदमी हूँ, और हमारी इच्छा नहीं है सरकार में काम करने की, और हम विधायक के रूप में ही हम अगले 5 साल तक रहना चाहते हैं। लेकिन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ तो मुझे कैबिनेट में जाना पड़ा। अच्छा। आप जब मंत्री बने और बनने के बाद भी इसे लगातार नीतीश कुमार पर आप हमलावर रहे, आपने कहा कि नीतीश कुमार का एक सूत्रीय एजेंडा है पद पर बने रहना। फिर आपने कहा कि अगर वो पीएम बन जाए तो इससे बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। आपने उनको कहा ये मोदी का अगला वर्जन है, मोदीफाइड है। तो ये जो नीतीश को लेके आपकी धारणा है, ये मंत्री बनने से पहले थी या मंत्री बनने के बाद जो आपके साथ सलूक हुआ उसके बाद इस तरह की धारणा बनी? कैसे क्या हुआ, क्या बात हुई जो इस तरह की धारणा बनी आपकी? मैं 20 साल से राजनीति में हूँ। एमएलए जरूर पहली बार बना, लेकिन मैं 20 साल से राजनीति में हूँ। और 20 सालों में मेरे जितने भी बयान हैं, छोटे स्तर के मैं राजनीति में रहा कार्यकर्ता के तौर पे तब, पंचायत के स्तर पे राजनेता रहा तब, जिला के स्तर पे राजनीति किया तो, या प्रदेश की राजनीति। हमारे बयानों में कंसिस्टेंसी मिलेगी, मेरे बयानों में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं, मैं व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं करता। जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर मैं जो सोचता हूँ, जो कहता हूँ, जो बोलता हूँ, हमारे अंतर नहीं आएंगे। हम पद पर रहे ना रहे, बात वही कहेंगे और करेंगे जो मुद्दों पर तय है कि इसी मुद्दे पे काम करना। मैं मंडी कानून की बात कर रहा था, हम धान गेहूं खरीद में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मल्टीपल एजेंसी की बात कर रहा था। आज बिहार की सरकार ने मल्टीपल एजेंसी घोषित करने की बात कर दी। आपने देखा होगा इस साल जो हीट तो बहुत महंगा हो गया था, बाजार मूल्य बहुत ऊंचा था, इसीलिए सरकारी स्तर पर खरीद बिहार में नहीं हो पाया। लेकिन बिहार सरकार ने मल्टीपल एजेंसी हीट खरीद में लगाने का काम की, जो मेरा डिमांड था। तो ठीक है, सरकार ने भी एक रास्ता, जो हमारे मांग थे उसमें से एक मुद्दे पर सहमति बनी है। दूसरा बड़ा 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 मुद्दा है कि मंडी कानून बिहार में लागू होना चाहिए, जो देश भर में मंडी कानून है बिहार में नहीं है। अभी उसमें सहमति नहीं बनी है। अगर सहमति बनती है तो बिहार के किसानों का भला होगा इससे। नहीं, आपने कहा जैसे आपके बयानों में कंसिस्टेंसी रही है,
लेकिन हम आपका एक बयान इधर ये भी सुन रहे थे कि अगर नीतीश कुमार यूपीए के कन्वीनर बनते हैं तो यह बिहार के लिए गर्व की बात होगी। और उन्हीं नीतीश कुमार के लिए कुछ दिन पहले का आपका बयान था कि ये मोदीफाइड है, मोदी का अगला वर्जन है ये व्यक्ति, और अगर ये प्रधानमंत्री बने तो इससे अच्छा है कि राष्ट्रपति शासन हो। तो कहाँ कंसिस्टेंसी दिख रही है? आपने मैंने प्रधानमंत्री के तौर पे मैंने नहीं कहा, यूपीए का कन्वीनर बनने की बात कहा हमने। जी। प्रधानमंत्री बनने की बात मैंने नहीं कहा। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री बनने में तो आप कहा कि उससे बेहतर हो राष्ट्रपति शासन लग जाए, लेकिन उसके बाद आपने कहा कि अगर यूपीए कन्वीनर बने तो ये गर्व की बात है। तो ये संगठनकर्ता के तौर पे मैं उनका जो अनुभव है उसका इस्तेमाल कर सकता है यूपीए। संगठनकर्ता तो यूपी जो संयोजक होता है उसको तो संगठन करना काम होता है, संगठित करना होता है लोगों को। जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसमें विपक्ष को एकजुट करने के लिए अगर कोई भूमिका निभाना चाहता है तो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन वो प्रधानमंत्री बनेगा कन्वीनर के तौर पे, ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं रहा। आपने देखा यूपीए में, एनडीए में कोई प्रधानमंत्री नहीं। जॉर्ज साहब थे यूपीए के, शरद यादव थे यूपीए के कन्वीनर थे, उधर से एनडीए नहीं, एनडीए के दोनों कन्वीनर थे। यूपीए की तरफ से भी कई लोग रहे हैं, लेकिन कन्वीनर प्रधानमंत्री तो बनता नहीं, ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं रहा है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि संगठन के नेतृत्व का अनुभव है उनके पास, बट सरकार के नेतृत्व के हिसाब से वो सही व्यक्ति नहीं है। 18 साल के बिहार की उपलब्धियों के आधार पर तो कोई कह सकता है कि वो जिससे राज्य नहीं ठीक हो पाए वो देश कैसे ठीक कर लेगा। जी, तो आपकी पार्टी उस नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रही है, तो पार्टी फोरम पे कभी आपने अपनी बात रखी कि एक ऐसे आदमी के साथ हम लोग सरकार चला रहे हैं जो कई सालों में परफॉर्म नहीं कर पाया और एक निगेटिव छवि है, तो इसका हमें नुकसान हो सकता है या इसका क्या असर पड़ सकता है, इस पर कभी चर्चा हुई पार्टी में? अगर हम सरकार बनाने से पहले पार्टी के अगर बयानों को देख लें तो जो मैं कह रहा हूं उसमें और हमारे बयान में क्या अंतर है। अगर हम सरकार बनाने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो अभी 9 अगस्त को सरकार बनी है, करीब जी। करीब 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीना पहले नीतीश कुमार के साथ जो भी पार्टी का अनुभव रहा है बिहार के बारे में, वो उन अनुभवों को मेरे बयानों में कोई अंतर पैदा कर दे तो बताए कि मैं कोई गलत बात बोला हूँ या कोई नया बात बोला। हम्म। तो पार्टी का जो, आप अपने स्टैंड पर कायम है अभी भी, पार्टी का स्टैंड बदल गया, तो क्या लगता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? पार्टी ने क्या सोचकर एक ऐसे व्यक्ति के साथ सत्ता चलाने की सोची जिसके बारे में सत्ता में आने से पहले आप दोनों, आपकी राय और पार्टी की राय एक ही थी? वो आप देख सकते हैं, पार्टी के घोषणा पत्र को देख लें, पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के प्रस्ताव को देख लें, तो मेरे बयान सब मेल खाएंगे। अब नया निर्णय में लोगों को लगता है कि देश में जो सरकार चल रही है वो ठीक नहीं है, उसको हटाना है। उसके लिए हम अपने गठबंधन को हम लार्जर करना चाहते हैं। ऐसे अवसरों पर राजनीतिक फैसला हो सकता है। मेरा मानना है कि राजनीतिक फैसला था उनके साथ सरकार बनाना, बिहार के हित में नहीं लेकिन राजनीतिक फैसला था। देश हित में माना जा सकता है कि हमको और ज्यादा राजनीतिक दलों की आवश्यकता है जो हम लोग बीजेपी का मुकाबला कर सके, एनडीए का मुकाबला कर सके। ऐसे दलों की जरूरत है। जी। अच्छा, आपको पार्टी ने पूछा था कि आप लगातार जो है गठबंधन के मुखिया के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? इस पे शायद आपने जवाब भी दिया। तो आज के डेट में उसकी क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है उसका? मैंने पार्टी को स्पष्ट रूप से जो हमारे सवाल किए गए थे हम सभी जवाब समय मैंने दे दिया था। 2 अक्टूबर को मैंने इस्तीफा दिया था और महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर और शहादत दिवस 30 जनवरी को मैंने अपना पार्टी को जवाब सुपुर्द कर दिया था। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचाराधीन है। अब उनको निर्णय लेना है, विचाराधीन है उनको। जो निर्देश होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अभी इस पर आगे और कोई बात नहीं हुई है? नहीं, मेरे से अभी तक कोई बात नहीं। पार्टी के भीतर कोई बात हुई होगी तो मुझे जानकारी नहीं। और अब अगले चुनाव के लिए तैयारियां चल रही हैं, तो उसमें आपका स्टैंड क्या होगा? आप पार्टी के साथ जाएंगे या जो आपका स्टैंड रहा है? निश्चित तौर पर मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्राथमिक सदस्य हूँ, आगे भी हूँ और हम पार्टी के निर्णयों के साथ हूँ। और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। उस सीमा तक, जिस सीमा तक राष्ट्रीय जनता दल चाहता है उससे ज्यादा आगे जाके हम लोग भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे।
और देश की सत्ता से बेदखल करने में हमारी जो भूमिका होगी उसका मैं निर्वहन करूंगा, जो अपेक्षा होगी उससे ज्यादा मैं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि आपने भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठाया वो इसलिए उठाया कि आप पर भी कुछ आरोप थे, और आपकी बात जो है वो सरकार में सुनी नहीं जा रही थी। तो आपने एक अपने आप को सेफ करने के लिए ये मुद्दा उठाया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जो आरोप जिस जमाने में लगे थे, मैं राजनीतिक दल के किसी पद पर नहीं था, और वो दौर भी मैं भारतीय जनता पार्टी में था। जिस दौर की भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है उस समय, वो जब मेरे पर जो आरोप लगाया गया बिहार सरकार के द्वारा, वो आरोप के समय में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। तो शायद हम विपक्ष में थे इसीलिए मुझ पर आरोप लगाया गया। जो सरकार में बैठे लोग थे उनके लिए विपक्ष था भाजपा, जो हमारे पर आरोप लगाया गया। पिछली बार जब गठबंधन टूट गया था उस दौर का मेरे पर आरोप है। तो हम यह आरोप व्यक्ति के तौर पे मेरे पर आरोप है, लेकिन दलीय आधार पे तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य था उस टाइम पर। और उसी दौर का ये आरोप अभी तक हमारे पर है, चल रहा है, जो न्यायपालिका के अधीन विचाराधीन है। अभी न्याय निर्णय की हम लोग प्रतीक्षा में है। जो निर्णय माननीय न्यायालय का होगा उसका, आज तो सरकार के हाथ में इसमें कुछ है भी नहीं। अब तो सीधे सीधे मामला न्यायपालिका के अंदर का है। न्यायपालिका जो तय करेगा उसको हम मानेंगे। अब तो इसमें कोई बचाव का विषय नहीं है कि नीतीश कुमार हमको बचा लेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी को लोग हमको बचा लेंगे। अच्छा, आपके विरोधी यह भी कहते हैं कि ये एक आपकी पार्टी की सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि एक नेता सीएम पर लगातार काउंटर कर रहा है, तो उसका कुछ पॉलिटिकल माइलेज भी है, और उसके लिए उन्होंने आपको एक तरह से अघोषित छूट दे रखी है। क्या ऐसा है क्या? हमारी पार्टी के हों या जनता दल यू के हों, चाहे गठबंधन दलों के नेता हों, समय समय पर सरकार के कारगुजारियों का खुलासा करते रहते हैं। कोई अकेला मैं व्यक्ति नहीं हूं कि मैं खुलासा करता हूं गड़बड़ी। ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी का हिस्सा है विधायिका के सदस्य के रूप में। पार्टी के मेंबर होने के अलावा भी एक दायित्व है मेरा, वो दूसरा दायित्व है, हम एक लेजिस्लेटर हैं। हम एक कानून बनाने वाले संस्था के सदस्य हैं। हम विधायिका के एक सदस्य हैं जिसकी प्राइमरी ड्यूटी होती है सरकार से सवाल करना। हम उस ड्यूटी को निभाते हैं। इसमें पार्टी लाइन का क्या विषय है? हो सकता है कि मेरी बहुत सारी बातें जो जनता से जुड़ी हुई सवाल हैं सरकार को बुरा लगे, पार्टी को भी हो सकता है बुरा लगे। इसका मतलब क्या मैं मौन साध लूं? राजनीति में जब हम लोग आए थे तो मौन साधने के लिए नहीं आए थे कि किसी पद के लिए, किसी प्रतिष्ठा के लिए, कोई लोभ के लिए हम अपनी बातों से मुकरते रहेंगे। यह राजनीति में हम लोगों को नहीं सिखाया गया। हम महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, लोहिया के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, जो अपनी सरकारों से सवाल करने की ताकत को देते हैं हमको। भारत का संविधान देता है, भारत का लोकतंत्र देता है मुझे यह ताकत। निश्चित तौर पर पार्टी की भी वो भूमिका है। हम पार्टी से बाहर नहीं है। जब भी अवसर आएगा तो पार्टी के लिए मैं मतदान करूंगा विधानसभा के भीतर। लेकिन सत्ता में रहते हुए सत्ता से सवाल करना थोड़ा सा जम नहीं रहा है। ये मतलब इसका क्या पर्पस, क्या ये जनता को इसका क्या मिलने वाला है जनता को? महोदय, ये नई परंपरा है मोदी जी की कि सत्ता में रह के सत्ता से सवाल नहीं होता। ये नई परंपरा है, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। ये तो तानाशाही की परिभाषा है कि सरकार से सवाल नहीं हो। अगर आप सरकार में हैं तो सवाल करना नहीं बल्कि सवाल का समाधान देना काम। तो सरकार में रहते हुए भी अगर आप सवाल ही करते हैं तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी ना। नहीं कंफ्यूज होगी। ध्यान दीजिए, सरकार मतलब क्या होता है? सरकार मतलब पार्टी नहीं होता। सरकार मतलब कार्यपालिका होती है। मुख्यमंत्री और मंत्री वो सरकार है। इसके अलावा और कोई सरकार नहीं होता। मुख्यमंत्री और मंत्री ही केवल सरकार होता है, ये भारत के संविधान में लिखा है। पार्टी सरकार थोड़ी ना होती है। पार्टी का काम ही है। और किस नेता के मैं उदाहरण दूं? अगर देश के सब तमाम बड़े नेताओं का, वो राष्ट्रीय जनता दल का छोड़ दीजिए, हमारे लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया जी अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन किए थे केरल में। जब एक नरसंहार हुआ था किसानों के मूवमेंट पे, केरल की सरकार गोली चला दी थी तो उसकी इस्तीफा मांगा था। लोहिया जी हमारे सबसे बड़े नेता थे। महात्मा गांधी तो हमेशा सरकारों से सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते थे लोगों ने। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि
अगर कोई बुरा आदमी को टिकट हम दे देते हैं तो जनता को ऐसे बुरे लोगों को चुनाव हरा देना चाहिए। ये हम उस परंपरा से आने वाले लोग हैं। ये नई परिभाषा गढ़ी गई है कि हम पार्टी में हैं इसीलिए सवाल नहीं करेंगे। ये नई परंपरा है। यह वैध परंपरा नहीं है, अवैध परंपरा है। सरकार मतलब मुख्यमंत्री, सरकार मतलब मंत्री, इसके सिवा कोई सरकार नहीं है। इसके बाद तमाम लोग सरकार से सवाल करने के लिए हैं। और कानून में लिखा है कि विपक्ष भी सरकार का हिस्सा है, नहीं, सरकार का बिल्कुल। हिस्सा होता है विपक्ष। सवाल मेरा सिर्फ ये था कि ये एक जो है चिंता की बात है जनता के लिए, कि जो सरकार के दल के लोग हैं उनसे समाधान की अपेक्षा है जनता की। अब अगर वो भी सवाल ही करने लगे समाधान देने के बजाय, तो वो किस ट्रेंड में जाएगा? सिर्फ मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था। जनता की समस्याओं का समाधान केवल सरकारों के ऊपर है, राजनीतिक दलों के ऊपर केवल है। एक छोटा सा हिस्सा, आप देखेंगे अगर जीडीपी का, जो देश की जीडीपी है उस जीडीपी का थोड़ा सा हिस्सा सरकार के पास आता है आमदनी के तौर पर, टैक्स के रूप में, जिसके जरिए वो समाधान ढूंढता है। अगर हम टोटालिटी में देखते तो 100 में 10% सरकार समस्या का समाधान करती है, 90% तो सिविल सोसाइटी इस देश की समस्या का समाधान करती है। आज तो सिविल सोसाइटी हवाई जहाज चला रही है, सिविल सोसाइटी रोड बना रही है, सिविल सोसाइटी पोर्ट बना रही है, यूनिवर्सिटी खोल रही है, कॉलेज खोल रही है। देश के चुनिंदा महत्वपूर्ण संस्थाएं निजी क्षेत्रों में है। सरकार कहाँ है? सरकार हर जगह नहीं है, सरकार हर काम नहीं कर सकती। ये रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसलिए सवाल तो रहेंगे ही। आपको लगता है कि देश मतलब, राज्य मतलब मुख्यमंत्री, ये तो जिसके खिलाफ देश लड़ा था, जब कहा था लोगों ने इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। और आज क्या है बिहार में? नीतीश बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। और देश में क्या है? आप तो देखिए ना, मोदी मोदी। लंदन में जाइए, अमेरिका में जाइए, लोग कहते हैं किसकी सरकार? मोदी की सरकार। क्या विडंबना है! देखिए, भारत की सरकार का प्रतिनिधि होता है प्रधानमंत्री, भारत की सरकार भी नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं, मोदी की सरकार। ये व्यक्ति केंद्रित राजनीति के लोग बढ़ावा देने में सभी लोग दोषी हैं। समाज के जो चार पाया है लोकतंत्र के, चारों मिलकर के दोषी हैं, मैं मानता हूं। रचनात्मक कार्यों के लिए कोई रोका नहीं है। हम विधायक के तौर पे अपने विधानसभा में काम भी करते, व्यक्ति के रूप में मेरी जितनी ताकत होती है मैं और सामाजिक सेवा करता हूं, केवल राजनीति के चलते नहीं। हम लोकतंत्र में हम पार्टी के सदस्य इसके चलते नहीं, नहीं भी रहूंगा तो भी मैं करूंगा। कल राजनीति से मेरी विदाई हो जाए तो भी मैं काम करूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने यही कहा था, ग्राम स्वराज का नारा दिया था। हर स्तर, ग्राम के स्तर पर नेतृत्व होना चाहिए, विकास की काम करना चाहिए, सरकारों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हम लोग उस राजनीति की उस धारा से आने वाले लोग हैं। ये जो जिस बात को आप चर्चा कर रहे हैं नई राजनीति है, इस नई राजनीति के मैं खिलाफ हूं। ठीक है सुधाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका।